नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब का अध्याय 6 ग्रामीण विकास, और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5 है। जानते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पशुपालन देख लिया था, अब आज हम चर्चा करेंगे मत्स्य पालन की, फिशरीज की, उद्यान विज्ञान या बागवानी या हॉर्टिकल्चर जिसको कहा जाता है, और फिर एक बॉक्स को कवर करेंगे जिसमें दे रखा है सांसदों द्वारा गांव के दत्तक ग्रहण। ठीक है, एडॉप्टेड गांव या गोद लिए हुए जो गांव है वो कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मतलब होता है फिशरीज, इंग्लिश में कहा जाता है, मतलब मत्स्य मतलब मछलियां। ठीक है, उनका पालन करना। जैसे पशुपालन में हमने देखा मुर्गियों का, ऊँटों का, जो सुअर है उनका, अलग अलग जो पशु है उनका किया जा रहा है। अब मत्स्य पालन में मछलियों का जो पालन होगा उनका किया जा रहा है। मछुआरों के समुदाय तो प्रत्येक जलागार को माँ या दाता मानते हैं। मछुआरे कौन होते हैं? जो मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको तस्वीर में देखने को मिल रहा होगा, ये मछुआरे हैं और मछली पकड़ पकड़ के इस कैरेट में डालते जा रहे हैं। तो ये जो मछुआरे हैं, ये मछुआरे के जो समुदाय प्रत्येक जलागार, जलागार मतलब जो जल का से भरा हुआ हो, जो पानी से भरा हुआ हो, उसको माँ या दाता मानते हैं। ठीक है, माँ या दाता की संख्या यहाँ पे क्यों दी गई है? जैसे माँ हमें सब कुछ देती जाती है। दाता मतलब देने वाला, जैसे भगवान है ना, ईश्वर, वो कहते हैं देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो देने वाला है, दाता है। तो जलागार जो जितने भी जल से भरे हुए स्थान है, चाहे वो तालाब हो, चाहे सागर हो, चाहे नदी हो, कोई सा भी स्थान हो, उन सभी स्थानों को क्या माना है इन्होंने? माँ माना है या दाता माना है, क्योंकि इनका जो आजीविका है वो क्या है? मछली पालन है। मछलियों को पकड़ना, उनको बेचना, ठीक है, ये काम है, इसी से इनका जीवन चल पा रहा है। और ये जो मछलियां हैं, मछलियां कहाँ पर रहती है? पानी में रहती है। और जितना बड़ा जलागार होगा, जितना बड़ा कोई समुद्र तालाब होगा, वहां ज्यादा मछलियां होंगी, तो इसलिए उनको माँ या दाता की संख्या दी गई है। सागर, महासागर, ठीक है, कोई ओशियन हो या कोई बड़ा महासागर हो। सरिताएं, मत सरिताओं का मतलब होता है कोई छोटी मोटी ऐसे नदी यदि या कोई ऐसे आकर के मिल रही हो। कोई झील हो गई या कोई प्राकृतिक तालाब हो गया, कोई भी प्रवाह, जहां से भी कोई पानी का प्रवाह हो रहा हो, उन सबको इन्होंने क्या माना है? माँ या दाता माना है। ये सभी जलागार मछुआरों के समाज के लिए निश्चित जीवन दीपक स्रोत बन जाते हैं। तो ये जितने भी जलागार है, ठीक है, जहां पर जल है, वो सभी इन मछुआरों के समुदाय के लिए क्या है? बिल्कुल एक दीपक का स्रोत है। जैसे दीपक में प्रकाश होता है ना, वो दीपक में प्रकाश के कारण हो रहा है, उसमें घी या तेल डला हुआ है, उसके कारण वो प्रकाश होता जा रहा है। उसी प्रकार से इनके जीवन में प्रकाश कौन कर रहा है? ये जितने भी जलागार है, चाहे वो सागर, महासागर हो, सरिताएं हो, झीलें हो, प्राकृतिक तालाब हो, कोई भी प्रवाह हो, उनके कारण इनके जीवन में क्या हो रहा है? दीपक हो रहा है, इनके जीवन में उजाला हो रहा है। और यहाँ पे किससे संबंधित करा गया है? दीपक से संबंधित करा गया है कि दीपक स्रोत बन सकते हैं, मतलब इनके जीवन में उजाला कर सकते हैं। भारत में बजटीय प्रावधानों में वृद्धि और मत्स्य पालन एवं जल कृषि की में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रवेश के बाद से मत्स्य उद्योग ने विकास की मंजिलें तय की है। अब बजटीय प्रावधानों में वृद्धि मतलब सरकार ने इन मत्स्य पालन के लिए क्या है? बजट में वृद्धि करी है, बजट बढ़ रहा है, सरकार इनके लिए अच्छा काम करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। और जल कृषि की मतलब, जल कृषि का मतलब है ये जो मत्स्य पालन करते हैं, भाई कृषि की क्या हो गई? कृषि हो गई, और जल में होने वाली कृषि, उसमें जो नवीन प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके कारण क्या है कि मत्स्य उद्योग ने नए विकास की ऊंचाइयां तय करी है। ये तस्वीर आपको मछुआरों की और मछली की यहां पर दिखाई गई है। आजकल देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का 65% अंतर्वर्ती क्षेत्रों से तथा 35% महासागरीय क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। यह मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% है। अब देखिए क्या बोला है? अंतर्वर्ती क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा इनलैंड एरिया। कौन सा एरिया? इनलैंड एरिया। मतलब टोटल जितना भी हमारे पास मत्स्य पालन हो रहा है, जितना भी मत्स्य, मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग 100 मछली पकड़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन कहते हैं कि हमारे पास टोटल 100 मछली है, उन 100 में से 65 जो है वो इनलैंड एरिया से। इनलैंड एरिया या अंतर्वर्ती क्षेत्रों का मतलब होता है जिसमें कोई नदी आ गई, ठीक है, कोई झील आ गई, ये सब कुछ अंतर्वर्ती इनलैंड में आता है। और जो बाकी है वो क्या है? महासागर वाला इलाका, जैसे सागर, महासागर, जैसे अरब सागर हो गया, या हिंद महासागर का पूरा इलाका है,
ये वाला, ये आप सभी को पता होगा, जैसे ये इंडिया है तो ये नीचे वाला पूरा एरिया कौन सा है, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर का इलाका है, ठीक है। और इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, ठीक है। और इनका पानी फिर जाकर के हिंद महासागर में मिल जाता है। तो अब ये तो क्या हो गए, महासागरीय वाले इलाके हो गए। पर जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई नदी बह रही है, यहाँ से कोई नदी बह रही है, यहाँ पर कोई नदी बह रही है, यहाँ पर कोई झील है या यहाँ पर कोई झील है, तो ये क्या हो गई, अंतर्वर्ती हो गए, इनलैंड, मतलब लैंड के अंदर अंदर। और सागर तो क्या होता है, खुला हुआ होता है, ठीक है। तो वो खुला हुआ सागर है पर इनलैंड के अंदर। तो टोटल 100 मछलियों में से 65 कहां से मिल रही है, इनलैंड एरिया से मिल रही है। मतलब 100% में से 65% कहां से है, इनलैंड या अंतर्वर्ती क्षेत्रों से। और 35% कहां से है, महासागरीय क्षेत्रों से। मतलब टोटल 100% जो मत्स्य पालन हो रहा है उसमें 65% हमारे अंतर्वर्ती क्षेत्रों से है और 35% हमारे महासागरीय क्षेत्रों से। मतलब हर 100 मछली में से 65 मछली हमें यहाँ नदियों में से, झीलों में से, तालाबों में से मिल रही है और 35 मछलियां हम लोगों को महासागर में से मिल रही है। अब ये टोटल मिला लें, ये टोटल जो 100% है मत्स्य पालन, ये हमारे सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 0.9% है बेटा, पूरा 1% भी नहीं है। मतलब जीडीपी में अगर 100 रुपए मानते हैं तो 100 रुपए भी पूरे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 90 पैसे का कंट्रीब्यूशन मत्स्य पालन का आ रहा है। पर यह भी एक बड़ा योगदान माना जाता है। 90 पैसों का, सिर्फ और सिर्फ 90 पैसों का योगदान मत्स्य पालन हमारी जीडीपी में कर रहा है। मत्स्य उत्पादकों में प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। तो कौन कौन से राज्य प्रमुख है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु, ये राज्य प्रमुख है मत्स्य उत्पादकों में। मतलब मत्स्यों का प्रोडक्शन करने में, मछलियों को पकड़ करके बेचने में। यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाई गई है, एक मछुआरा है, वो किस प्रकार से मछलियों को पकड़ पकड़ के कैरेट में उनमें डालता जा रहा है। मछुआरों के परिवारों का एक बड़ा हिस्सा निर्धन है, ठीक है। अब जो मछुआरे होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, ठीक है। मछुआरों के अधिकतर जो परिवार है वो गरीब ही है, कोई आपको उसमें अमीर देखने को नहीं मिलेगा। इस वर्ग में व्याप्त निम्न रोजगार, निम्न प्रति व्यक्ति आय, अन्य कार्यों की ओर श्रम के प्रवाह का अभाव, उच्च निरक्षरता दर तथा गंभीर ऋणग्रस्तता इन मछुआरों समुदायों से आजकल जूझ रहे हैं। अब देखिए, ये तो बात हमें समझ में आ गई कि इस समुदाय में, मछुआरों के समुदाय में सबसे अधिकता निर्धनता है। आप देखिए पशुपालन वाले भी अच्छे खासे थोड़े बहुत आपको अमीर देखने को मिलेंगे, बाकी जो दूसरे किसान हैं वो भी ठीक स्थिति में देखने को मिलेंगे, परंतु जो मछुआरे हैं वो सबसे ज्यादा निर्धन देखने को मिलते हैं। अब इसका क्या कारण है, सबसे पहला तो इस वर्ग में व्याप्त निम्न रोजगार है। ये जो वर्ग है ना, इसमें रोजगार बहुत कम है, इतने रोजगार नहीं है, ठीक है, ज्यादा रोजगार नहीं है, या इस क्षेत्र में आप कह सकते हैं ज्यादा रोजगार नहीं है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की जो इनकम है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही कम है, इतनी ही कम मान सकते हैं कि उनका जो जीवन है, गुजर बसर है, वो होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अन्य कार्यों की ओर श्रम के प्रवाह का अभाव। अब क्या है, ये जो मछुआरे समुदाय के जो लोग होते हैं ये दूसरे कार्यों में अपना प्रवाह नहीं करते हैं, ठीक है, दूसरे कार्यों की तरफ ही नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं नहीं साहब मछुआरे समुदाय में है और मच्छियों को पकड़ पकड़ के ही अपना जीवन यापन करेंगे। तो क्या कहा है, अन्य कार्यों की ओर, ठीक है, जो दूसरे कार्य हैं उनकी तरफ श्रम, मतलब जो मेहनत करने वाले मजदूर हैं उनका प्रवाह का अभाव, वो प्रवाह नहीं कर रहे हैं, फ्लो नहीं कर रहे हैं, उसकी कमी है। मतलब ये मछुआरे समुदाय मत्स्य पालन की तरफ ही अट्रैक्ट है, वो दूसरे काम की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था, जैसे खेती बाड़ी है वहां पे छुपी हुई बेरोजगारी होती है। अब जो लोग वहां पर बेरोजगार है पर दुनिया को सच में रोजगार की नजर में नजर आ रहे हैं, अगर वो लोग दूसरे क्षेत्रों में काम करने चले जाए, जैसे मान लो किसी उद्योग में काम करने चले जाए, सेवा क्षेत्र में काम करने चले जाए, तो वहां पे छुपी हुई बेरोजगारी भी कम होगी और उनको रोजगार भी मिलेगा और उनको अच्छी खासी आय भी, इनकम भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी यही कि अगर मत्स्य पालन करने वाले मछुआरे दूसरे कामों की तरफ आकर्षित होते हैं तो बहुत अच्छा, पर जाते नहीं है। उच्च निरक्षरता दर, मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ज्यादा जो लोग हैं वो अनपढ़ है। तो उच्च निरक्षरता, निरक्षरता मतलब जो साक्षर ना हो, जो पढ़े लिखे ना हो, तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है। गंभीर ऋणग्रस्तता और ऋण से, कर्ज के जाल में भयंकर तरीके से फंसे हुए हैं। अब एक कर्ज के जाल में क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि देखो इतनी अच्छी तो इनकम इन लोगों की होती नहीं है, परंतु पारिवारिक कार्य भी है, सामाजिक कार्य भी है, धार्मिक कार्य भी होते हैं, ठीक है। बच्चे की शादी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है और काम करना है, कोई बीमार हो गया उस पर इलाज करवाना है, शादी करनी है, इन सभी कामों में खूब पैसा चाहिए होता है और उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं और फिर वो ऋण के ग्रस्त में होते जाते हैं, कर्ज जाल में फंसते जाते हैं। ये सारे कारण हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं जो मछुआरा समुदाय है वो ज्यादा गरीब या निर्धन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यद्यपि महिलाएं मछलियां पकड़ने के काम में नहीं लगी, पर 60% निर्यात और 40% आंतरिक मत्स्य व्यापार का संचालन उन्हीं के हाथों में है। देखिए, अब वैसे महिलाएं मछली पकड़ने का काम बहुत कम करती है, परंतु हम टोटल जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जो टोटल हम बाहर जो भेज रहे हैं, निर्यात का मतलब क्या होता है, देश से बाहर जाना, ठीक है, तो जो हम बाहर भेज रहे हैं उस बाहर का 60% महिलाओं के योगदान से जा पा रहा है।
ठीक है, मतलब महिलाओं का बड़ा योगदान है इस मत्स्य पालन में। ठीक है, 60% जो हम बाहर भेज रहे हैं, जैसे मान लो कि 100 मछली बाहर भेज रहे हैं, तो हर 100 में से 60 मछली वो है जो कि महिलाओं के द्वारा प्रदान करी गई है, महिलाओं के द्वारा उसमें योगदान दिया गया है। और 40% आंतरिक योगदान है, और देश के अंदर जितना है उसमें 40% योगदान महिलाएं दे रही हैं। तो मतलब जो टोटल निर्यात कर रहे हैं, अब देखिए हम जो भी माल निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं, उसमें से 60, मतलब हर 100 में से 60 जो मछलियां हैं उसमें महिलाओं के पकड़ने का काम है, और 40 में पुरुषों ने पकड़ी है। और आंतरिक का देखें, घर के जो देश के अंदर की बात करें तो 60 पे पुरुष है और 40 महिलाएं पकड़ करके दे रही हैं। ये तस्वीर फिर से एक बार आपको मछुआरों की देखने को मिलेगी। विपणन के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में मछुआरा समुदायों की महिलाओं की सहायता के लिए सहकारिता और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से साख सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता अब अनुभव हो रही है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि भैया ये जो मछुआरा समुदाय है, इनके लिए विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए इनको पूंजी देना जरूरी है। अब मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई मछली पकड़ने के बाद, मतलब उत्पादन होने तक के बाद जो मार्केट में बेचने तक का है, उसमें जो जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को दूर करना, और उन सब के लिए उनको पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। तो पूंजी जुटाने के लिए मछुआरा समुदाय क्या करता है, महिलाओं की सहायता से सहकारिता वहां पर बनाई जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा करते भी हैं, और सरकार को और कदम लगाने चाहिए, महिलाओं के द्वारा सहकारिताएं वहां पर बनाई जाए, स्वयं सहायता समूह बनाए जाए। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाए, जो खुद महिलाएं इकट्ठी हो, 15-20 इकट्ठी होनी चाहिए, और हम लोगों को बिल्कुल क्लियर, हम लोगों को उस पर करना होगा। हम उस पर क्या करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे। सहायता समूह के माध्यम से साख सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता अब अनुभव हो रही है। तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर इन मछुआरे समुदायों का विकास करना है, अगर इनको निर्धनता रेखा से बाहर लाना है, अगर इनको गरीबी से बाहर लाना है, तो महिलाओं को सहकारिताओं के द्वारा जोड़ना पड़ेगा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा जोड़ना पड़ेगा, कि वो महिलाएं जुड़ जाएं, थोड़ी थोड़ी इनकम अपनी सेव करें और उससे थोड़ा सा विकास खुद का करें और अपना जो धंधा है उसको बढ़ाए। ऐसा अब अनुभव हो रहा है, ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही है। सरकार इन पर जरूर जल्द ही काम करेगी। ये तस्वीर आपको महिलाओं की दिखाई गई है जो कि मच्छियां बेचने का काम कर रही है। अब आ जाते हैं उद्यान विज्ञान, या जिसको कहा जाता है बागवानी। इंग्लिश में इसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर या बागवानी का जो मतलब है वो ये है कि भैया फल, सब्जी और फूल, फल फूल और सब्जी, इनका उत्पादन जो किया जाता है उसको बागवानी कहा जाता है। फल, फूल, सब्जी, चाय, कॉफी, इन सबको क्या है, बागवानी में गिना जाता है। इसीलिए आपने बहुत सी बार, जब आप 10th तक थे तो आपने सुना होगा कि अंग्रेजों ने बागानों में काम कराने के लिए लोगों को यहाँ से वहां तक ले गए। मतलब फलों का उत्पादन कराने के लिए, सब्जियों का, फूलों का, चाय का, कॉफी का, इनका उत्पादन कराने के लिए वो लेकर के जाते थे। उसी को उद्यान विज्ञान या बागवानी, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। प्रकृति ने भारत को ऋतुओं और मृदा की विविधता से संपन्न किया है। उसी के आधार पर भारत ने अनेक प्रकार के बागान उत्पादों को अपना लिया है। अब प्रकृति जो है, नेचर है, उसने भारत को ऋतु, मतलब जो अलग अलग सीजन है वो अलग अलग सीजन्स भी दिए हैं, अच्छे से दिए हैं, बहुत अच्छे से। मृदा की विविधता, और मृदा जो मिट्टी है वो भी अलग अलग प्रकार की। भारत में आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, ज्योग्राफी के अध्याय 1 में, कि 6 प्रकार की मृदाएं भारत में पाई जाती है। तो कितनी अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। कुछ देशों में तो एक ही प्रकार की मृदा होती है, पर हमारे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की 6 से 7 प्रकार की जो मृदा है, मिट्टी है, वो पाई जा रही है। तो भारत के पास अलग अलग सीजन, अलग अलग ऋतु भी है। भारत के पास अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी है, जिसपे वो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, उगा सकता है। उसी के आधार पर अब इन सब का भारत ने बड़े अच्छे से फायदा उठाया। उसी के आधार पर भारत ने बागान उत्पादों को अपना लिया है कि हाँ भैया, हम भी बागान का उत्पादन करेंगे। इनमें प्रमुख क्या है, फल और सब्जियां आ जाती हैं। अब बागवानी में आपसे पूछ लिया जाए कि क्या प्रमुख है भारत में, फल और सब्जियां हैं। रेशेदार फसलें, जो में रेशा होता है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं जिनमें रेशा धागा हो, ठीक है। औषधीय तथा सुगंधित पौधे, औषधि जिनमें, जैसे मतलब जो औषधि हो, मेडिसिनल हो, मेडिसिन हो सकती है, सुगंधित पौधे हो। मसाले हो गए, चाय और कॉफी आ गई, ठीक है, चाय, ठीक है। यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई गई है वो फूलों की तस्वीर आप लोगों को दिखाई गई है। ये सभी फसलें रोजगार के साथ साथ भोजन और पोषण उपलब्ध कराने में बड़ा योगदान दे रही है। ये सभी फसलें क्या है, रोजगार तो दे ही रही हैं, ठीक है, रोजगार तो दे रही हैं, उसके साथ साथ लोगों को भोजन और पोषण उपलब्ध कराने का भी काम दे रही है। क्योंकि हम सब कहते हैं, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा, फल खाया करो। डॉक्टर क्या कहते हैं, फल खाया करो, सब्जी खाया करो, हरी सब्जी खाया करो। मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम चपातियां खाते हैं ना, चपाती ज़्यादा नहीं खानी चाहिए व्यक्ति को, ठीक है, पर फल सब्जियां ये खानी चाहिए। जैसे आपने कभी देखा ये जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, पैसे जिनके पास खूब है और मतलब उनका लाइफ स्टाइल ही बहुत हाई फाई होता है, तो वो जनरली क्या करते हैं, सुबह से भागते से जाएंगे, 2-3 फल खा लिया, दिन में बैठेंगे थोड़ा सा हल्के हल्के चावल वावल खा लिए, फिर थोड़ा सा शाम को थोड़ा फल ले लेंगे, फिर रात को थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना लेंगे, फल ले लेंगे, दूध ले लेंगे। तो वो फल, हरी सब्जियां, इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, ठीक है। शायद एक बार बाबा रामदेव जी ने कहा था ये बात कि मैं सब्जी की 1 या 2
कटोरी खाता हूँ, बाकी मैं चपाती एक या बहुत पूरे दिन में 1 या 1.5 लेता हूँ। तो वो फल सब्जियों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है, तो पौष्टिक में भी बड़ा योगदान इनका है। भारत में बागवानी क्षेत्र समस्त कृषि उत्पादों का लगभग 1/3 और सकल घरेलू उत्पाद का 6% है। तो अगर हम भारत में बागवानी क्षेत्र की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो टोटल जितना कृषि का उत्पादन हो रहा है, जितना भी टोटल कृषि का उत्पादन हो रहा है, चाहे आप उसमें कुछ भी गिन लीजिए, उसका 1/3 है। कितना है? 1/3। मतलब अगर 100 टोटल मान लीजिए 100 चीजों का उत्पादन हो रहा है कृषि में, उनमें से 33 किसका हो रहा है? बागवानी का है। मतलब फल फूल सब्जियां चाय कॉफी है। और सकल घरेलू उत्पाद में हम माने तो 6% है। कितना है बेटा? 6% है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद में अगर हमें 100 रुपए मिल रहे हैं तो हर 100 में से 6 रुपए तो बागवानी हमें कमा करके दे रहा है। ठीक है, ये तस्वीर एक और आपको बागवानी की दर्शाई गई है। भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और अनेक मसालों के उत्पादन में तो आज विश्व का अग्रणी देश माना ही जाता है। देखिए, मसाले तो जो है वो भारत के हमेशा से ही फेमस रहे हैं, चाहे आज की बात हो चाहे पहले की बात हो। आप सभी को पता होना चाहिए, सभी जो देश वो आए यहाँ पर मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे कि साहब हम मसालों का व्यापार करेंगे, हम मसालों का व्यापार करेंगे, और खूब मसालों का व्यापार करा। मसालों के लिए भारत पूरी दुनिया में फेमस रहा, और आज हम इतने हो चुके हैं कि हम हर सब्जी में बिल्कुल मसाला डाल करके खाते हैं। अच्छे से मसाला होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल तेज मसाला, किसी को कम मसाला, ठीक है। पानी बतासे वाले, पानी पूरी वाले भैया के पास भी जाते हैं तो भैया थोड़ा मसाला तेज करो, ठीक है, थोड़ा सा और इसमें मिर्ची डालो, ठीक है। और बातों को भी हम कुछ इस प्रकार से ही पेश करते हैं कि कुछ थोड़ा सा मसाला डाल करके, थोड़ा सा मसाला डाल के। तो इन मसालों में, आम में, केले में, नारियल में, काजू में, इन फलों में तो के उत्पादन में भारत हमेशा से ही अग्रणी रहा है, मतलब पहले नंबर पे हमेशा से रहा है। कुल मिलाकर के अगर इन चीजों में देखोगे तो भारत पहले रैंक पर है हमेशा, पर सारे कुल फल और सब्जियों के उत्पादन में अगर हम देखें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। आम, केला, नारियल, काजू, इन फलों की बात करो, मसालों की बात करो तो भारत पहले में, पर इसके अलावा सारे फल सब्जी सब कुछ मिला लोगे तो उसमें भारत फिर टोटल दूसरे में आ जाता है। बागवानी में लगे कितने ही कृषकों को कि आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ है। ये उद्योग अब अनेक वंचित वर्गों के लिए आजीविका को बेहतर बनाने में सहायक हो गए हैं। देखिए, अब बागवानी में जो जितने भी किसान लगे हुए हैं उनके आर्थिक दशा में सुधार हुआ है। मतलब बागवानी किसानों के लिए बेनिफिशियल है, किसानों के लिए फायदेमंद है। हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि किसानों को किस प्रकार से दूसरी ओर लेकर के जाया जाए। जो वो फसलें उगा रहे हैं उन फसलों के अलावा वो किस प्रकार से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बागवानी है, ये बागवानी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे किसानों की आर्थिक दशा सुधरी है, और ये वाला जो उद्योग है, वंचित जो वर्ग हैं उनके लिए अब आजीविका का एक बेहतर साधन बन चुका है, एक अच्छा साधन बन चुका है। यहाँ पे अलग अलग मसालों की तस्वीर आपको दिखाई गई है। पुष्प रोपण, पौधशाला की देखभाल, संकर बीजों का उत्पादन, उत्तक संवर्धन, फल फूलों का संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण महिलाओं के लिए अब अधिक आय वाले रोजगार बन गए। देखिए, अब एक एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। पुष्प रोपण का मतलब क्या होता है? जो फूल है उनका रोपण करना, उनको लगाना, ठीक है। तो पुष्प रोपण करना है जिससे कि फूल लगेंगे उन पे। पौधशाला की देखभाल, पौधशाला की देखभाल का मतलब क्या है? आपने देखा है, जिसको इंग्लिश में नर्सरी कहा जाता है बेटा, ठीक है, फ्लावरिंग नर्सरी होती है। मतलब वहां पर क्या होता है, बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो सारे होंगे और फिर वहां से क्या लोग खरीदने जाते हैं, तो वो पौधशाला है, मतलब वो पूरी नर्सरी है। जैसे नहीं होता, जैसे एक हॉस्पिटल होती है, हॉस्पिटल में जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको एक नर्सरी में रखा जाता है, तो कमजोर बच्चों का वार्ड है। तो उस प्रकार से वहाँ जो पौधों की जो नर्सरी होती है या पौधशाला जिसको कहा जाता है, वहां पे सारे पौधे आपको मिल जाएंगे। गुलाब का फूल का पौधा दे दो, ये वाला फूल का पौधा दे दो, इस वाली चीज का पौधा दे दो, इस वाली चीज का पौधा दे दो। वहां पे आपको सारे जो पौधे हैं वो मिल जाएंगे। फिर आप घरों में ला करके लगा सकते हैं, घर पे लगा सकते हैं, छत पे लगा, जहां पे आपकी इच्छा हो आप लगा सकते हैं। पौधशाला की देखभाल, संकर बीजों का उत्पादन और उत्तक संवर्धन, इसको समझते बेटा। इनको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कहा जाता है। क्या होता है ये समझिए। देखिए, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन क्या होता है? एक्चुअल जैसे मान लीजिए कि भैया ये दो क्वालिटी के प्लांट है, ठीक है, 2 क्वालिटी के प्लांट है या फ्लावर है, ठीक है, 2 क्वालिटी के प्लांट या फ्लावर है। अब आप लोगों ने 9वीं या 10वीं तक की पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो पौधे हैं, जो प्लांट है, उनमें किस प्रकार से जो जनन प्रक्रिया है, या जिसे हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कहते हैं, वो किस प्रकार से होती है, वो चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। हाइब्रिड में आपको यहाँ पे समझाना है। तो हर पौधे में क्या होता है? मेल और फीमेल के गुण होते हैं, मेल और फीमेल का होता है। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा पौधा ए है और ये मेरा पौधा बी है। अब मुझे इस पौधे बी वाले में क्या करना है? हाइब्रिड करवाना है। तो मैं इसमें से सबसे पहले जैसे मान लीजिए जो मेल वाला है, ये मेल वाला हटा दूंगा, इसको बाहर कर दूंगा। अब यहाँ पे सिर्फ फीमेल वाला बच गया, और फिर इसके बाद इसमें से जो मेल वाला है उसको ले जाकर के यहाँ पे इंजेक्ट करवा दिया जाएगा।
अब ये एक अलग क्वालिटी का है और ये एक अलग क्वालिटी का है। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। अब इन पे जब वो फल आएगा, फूल आएगा, फिर उससे वो बीज निकलेगा और उस बीज को हम लोग क्या करेंगे, फिर ग्रो करेंगे। और उस देखिए अब इससे क्या हुआ, इससे आपके पास एक फल फूल सब्जी जो भी है वो आई। अब इसमें से आपके बीज निकलेगा, सीड निकलेगा। इसको हाइब्रिड सीड कहा जाता है, हाइब्रिड बीज कहा जाता है या संकर बीज कहा जाता है। और इस बीज से फिर क्या करा जाता है, फल या सब्जी उगाई जाती है, उत्पादन किया जाता है, उसी को हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कहा जाता है। परंतु ध्यान रखिएगा, अब जैसे आपने ये वाला सीड आया, इससे आपने लगा लिया, बहुत अच्छी बात है। परंतु जैसे मान लीजिए मैं वापस, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई फल आ गया, अब इस फल में से हाइब्रिड वाला जो फल आएगा, उस वाले फल में जो बीज आएगा उससे उत्पादन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब दो क्वालिटी के, दो अलग अलग क्वालिटी के मैंने पौधे लिए, इस वाले में से मेल को इसमें ट्रांसफर करा, इससे फिर एक फल फूल आया, उसमें से मैंने बीज निकाला, उसको उगाया, तो वो क्या हुआ, नया फूल फल देगा, जो उत्पादन हो गया, हाइब्रिड उत्पादन हो गया, और फिर उससे वापस हम आगे उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। तो ये भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम है, ग्रामीण महिलाओं के लिए, ठीक है। फल फूलों का संवर्धन, ठीक है, और जो फल फूल है उनको बढ़ाना, उनका ध्यान रखना, ये सब कुछ। खाद्य प्रसंस्करण में फूड प्रोसेसिंग आ जाएगी, ठीक है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो ये सारे ऐसे काम है जो महिलाओं को अधिक आय देने वाले हैं। यद्यपि संख्या बल की दृष्टि से तो हमारा पशुधन बहुत ही प्रभावशाली दिखाई देता है, पर अन्य देशों की तुलना में उसके उत्पादक का स्तर बहुत ही न्यून है। देखिए अभी तक का जो हम लोगों ने पढ़ा, हमने पशुपालन देखा, मत्स्य पालन देखा, बागवानी देखा, ये हमने अलग अलग को हमने कवर कर लिया। अब एक थोड़ा सा इन सब का जो निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। संख्या बल की दृष्टि से देखें तो हमारा पशुधन बहुत ही प्रभावशाली दिखता है। अगर हम संख्या में काउंट करें तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भैया हमारे पास इतनी संख्या है, ठीक है ना। जैसे हमने देखा था इतने मिलियंस में जो है मवेशी हमारे पास है। अगर पशुधन को संख्या में देखें तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब हम देशों के, अन्य देशों के साथ तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है हमारा स्थान तो बहुत न्यून है, मतलब ना के बराबर सा है। न्यून का मतलब बिल्कुल शून्य सा है, मतलब जितने हमारे पास है वो तो बहुत कम है। देश में एक बार देखते तो हाँ हाँ भैया बहुत है, बहुत। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि भैया आपने जो क्लास में पेपर हुआ, आपके क्लास में 10 में से 6 नंबर आए, आप क्लास में पूरे टॉपर हो। परंतु जब आपने देखा कि यार 6 नंबर की तो कोई वैल्यू नहीं, 10 में से 10 लाते हैं लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये तो कम है। तो अब आप क्लास में तो सबसे ज्यादा हो, उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छे मार्क्स है, परंतु पूरे बोर्ड के हिसाब से देखें तो यार ये तो बहुत कम है। आजकल तो 10 से 10 लाने वाले भी बहुत से बच्चे हैं, तो मेरा कंपटीशन तो बोर्ड के बच्चों से है, तो बोर्ड के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। ये बात है। हम देश के हिसाब से देखें तो पशुधन बहुत ठीक है, पर दूसरे देशों जब तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो वो बिल्कुल न्यून हो जाता है, शून्य के बराबर सही लगता है। यहाँ भी पशुओं की नस्ल सुधारने तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए नए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। तो पशुओं की जो नस्ल है वो सुधारने के लिए और उत्पादकता वृद्धि मतलब जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए हमें उन्नत मतलब जो बेहतर टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने की जरूरत है। छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को बेहतर पशुधन उत्पादन के माध्यम से ही धारणीय रोजगार विकल्प का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। तो जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं, देखिए किसान एक तो होते हैं, बड़े किसान होते हैं। बड़े किसानों का मतलब है जिनके पास खूब सारी जमीन है, खूब सारी जमीन है और ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। छोटे किसान या सीमांत किसान वो होते हैं जिनका थोड़ी कम जमीन होती है बड़े किसानों की तुलना में, और भूमिहीन किसान वो होते हैं जिनके पास जमीनें होती नहीं। तो छोटे किसान हो, चाहे सीमांत किसान हो और चाहे भूमिहीन श्रमिक हो। अब ये भूमिहीन किसान नहीं है, किसान कौन है? जिसके पास जमीन है, जो कि उत्पादन कर रहा है। अब ये भूमिहीन है, इनके पास जमीन नहीं, तो ये तो नौकर है, श्रमिक बनकर, मजदूर बनकर दूसरे के खेतों पे काम करते हैं। तो चाहे छोटा किसान हो, सीमांत किसान हो, चाहे भूमिहीन श्रमिक हो, इनके लिए पशुधन का जो उत्पादन है ये एक बेहतर विकल्प बन सकता है रोजगार का। धारणीय रोजगार विकल्प, धारणीय रोजगार विकल्प का मतलब है चलता रहेगा ऐसा रोजगार है, बेहतर रोजगार है। इसमें अगर ये लोग अपना लक आजमाए तो आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िया है ये। मछली पालन में पहले से ही पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है, तथापि मछली पालन के आधिक्य से संबंधित प्रदूषण की समस्या को नियमित और नियंत्रित करना आवश्यक है। अब मछली पालन में पहले से पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है, मतलब पहले से ज्यादा हम वृद्धि कर चुके हैं, उसमें उत्पादन में जो है ज्यादा वृद्धि हो चुकी है। मछली पालन के आधिक्य मतलब एक्स्ट्रा सरप्लस के कारण से संबंधित प्रदूषण की समस्या को नियमित और नियंत्रित करना आवश्यक है, ठीक है ना। तो जो हम यहाँ से ये जल के जो जीव है इनको निकालते हैं, ठीक है, मछली जल की रानी है, ठीक है, वो वाली कहानी आपने सुनी होगी, तो इनको निकालना ये ठीक नहीं है। तो प्रदूषण की जो समस्या है उसको नियमित और नियंत्रित करना भी जरूरी है। मछुआरा समुदाय के कल्याण कार्यों की इस प्रकार पुनर्रचना करनी होगी कि उनके लाभ दीर्घकालिक हो और उनकी आजीविका का साधन बन सके। तो जो मछुआरे समुदाय है उनके लिए कल्याणकारी, उनके लिए भले के काम करने की आवश्यकता है, और इस प्रकार से करने की आवश्यकता है कि जो उनको लाभ मिले वो दीर्घकालिक हो, लंबे समय तक उनको लाभ मिले और उनकी आजीविका का साधन बना रहे। कि हाँ भाई लंबे समय तक मेरी जो आजीविका है उसका साधन बना हुआ है, लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम तक मेरे लिए साधन काम करेगा।
बागवानी एक धारणीय रोजगार विकल्प के रूप में उभरा है और इसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो बागवानी एक धारणीय रोजगार विकल्प है। धारणीय का मतलब देखिए, धारणीय का मतलब होता है जिस चीज को आप धारण कर सको, मतलब जिस चीज को आप सहन कर सको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज हम इतना प्रदूषण करते हैं, आज हम लोगों ने जो जमीन में पानी है उसको बिल्कुल खराब कर दिया है। अब क्या हो चुका है, खत्म कर चुके हैं मतलब उस पानी को भी। अब आज क्या हो चुका है कि जो पृथ्वी की धारण करने की, जो सहन करने की क्षमता थी ना, वो खत्म सी हो चुकी है। ये आपने क्लास 10th की इको में पढ़ा होगा, धारणीय विकास, ठीक है। तो वो अब खत्म सी हो चुकी है, तो वो खत्म हो गई है तो फिर वो धारणीय नहीं है, ठीक है। आज मान लीजिए मैं किसी की बात सुनता रहूं तो मैं उसकी बात सुनने में धारणीय हूं, हाँ मैं सहन शक्ति हूं, है मेरे पास, कोई बात नहीं, बोलता रह दूं, धारणीय। तो यहाँ पे धारणीय रोजगार विकल्प, ऐसा रोजगार का विकल्प जो धारणीय हो, मतलब जो चलता रहे, रुके नहीं, सतत होना चाहिए, कंटिन्यूसली होना चाहिए। धारणीय विकास और क्लास 10th में आपने सतत पोषणीय विकास जो पढ़ा था, दोनों लगभग एक है। तो सतत होना चाहिए, सतत रोजगार विकल्प जो लोगों को हमेशा विकल्प रोजगार देता रहे। तो बागवानी एक इसी प्रकार का रोजगार है जो हमेशा लोगों को क्या मिलता रहेगा, रोजगार, क्योंकि फल फूल सब्जी तो लोगों को हमेशा ही चाहिए होगी। तो इसको और ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, और ज्यादा मोटिवेशन देना चाहिए, इस काम करने वाले लोगों को ज्यादा सरकार के द्वारा ऋणों की इनको सुविधाएं देनी चाहिए। इसे और बढ़ावा देने के लिए बिजली, मतलब बिजली की सुविधाएं किसानों को मिले। शीत ग्रह व्यवस्था, मतलब जो कोल्ड स्टोरेज हाउस है, क्योंकि अब फल फूल सब्जियां ऐसी होती है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। अब जल्दी खराब हो जाएगी तो किसान क्या सोचेगा कि भाई मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेच दूं, चाहे कम दाम मिले तो भी बेच दूं। तो अब उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शीत ग्रह व्यवस्था होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज हाउस होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी फल फूल सब्जियों को वहां रख सके, जिससे वो खराब ना हो। कोई व्यक्ति बोले नहीं साहब मैं तो इतने ही दूंगा, बोले नहीं इससे कम नहीं, 50 रुपए में ही बेचूंगा, 50 से नीचे नहीं। तो बोले नहीं लेना, कोई बात नहीं, मैं अपना कोल्ड स्टोरेज हाउस में रख देता हूँ, सेफ रहेगा, जब 50 रुपए देने वाला आएगा मैं उसको दे दूंगा। तो शीत ग्रह व्यवस्था होनी चाहिए। विपणन माध्यम के विकास, ठीक है, विपणन मार्केटिंग के जो माध्यम है उसका विकास होना चाहिए, ठीक है, और सरकार को यहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए। लघु स्तरीय प्रशिक्षण इकाइयों की स्थापना करनी चाहिए। लघु स्तरीय जो प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब इस प्रकार से जो कि कोई फैक्ट्री कंपनी है, इस प्रकार की स्थापना वहां पर हो। प्रौद्योगिकी के उन्नयन और प्रसार के लिए आधारिक संरचना में निवेश की आवश्यकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का स्थापना वहां पर होनी चाहिए। और जो आधारिक संरचना है, ठीक है, जिसमें रोड हो गए, बिजली हो गए, रेल मार्ग हो गए, ठीक है, पानी हो गया, इन सुविधाओं का भी निवेश सरकार को यहाँ पे करना ही चाहिए। अन्य रोजगार आजीविका विकल्प, सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। अब इसके अलावा अन्य रोजगार कौन से या जो आजीविका के विकल्प बन सकते हैं हमारे लिए, लाइवलीहुड का एक ऑप्शन बन सकते हैं। तो उसमें सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बेटा, ठीक है। इसने भारत की अर्थव्यवस्था में गजब का ही क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। मतलब आज ये सेवा क्षेत्र में आता है और सेवा क्षेत्र में इसका एक बहुत बड़ा योगदान सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आता है। 21वीं शताब्दी में देश में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी और धान्य विकास में सूचना प्रौद्योगिकी निर्णायक योगदान दे सकती है। तो फूड सिक्योरिटी में भी और सूचना प्रौद्योगिकी और धान्य विकास में भी देश का ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, आज की पीढ़ी भी पूरा विकास कर सके और आने वालों के लिए भी सब कुछ बचा हुआ रहे, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी हमारा बड़ा योगदान दे सकती है। सूचनाओं और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सरकार सहज ही खाद्य असुरक्षा की आशंका वाले क्षेत्रों का समय रहते पूर्व अनुमान लगा सकती है। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कि मतलब आपको सूचना मिल जाए। आज हमारे पास सूचना पाने के बहुत से साधन है। मुझे सोशल मीडिया से सूचना मिल सकती है, मुझे इंटरनेट के द्वारा गूगल पे सूचना मिल जाए, यूट्यूब पे सूचना मिल जाए, मुझे न्यूज चैनल से सूचना मिल जाए। आज मेरे पास सूचना के बहुत सारे साधन है। पहले तो क्या हुआ करता था, खत आया करते थे या आकाशवाणियां हुआ करती थी, ठीक है, कि भैया रेडियो पे चला दिया गया सरकार आज ये ऐलान करने जा रही है। पर आज तो हमारे पास बहुत से साधन, आज तो मतलब प्राइम मिनिस्टर भी लाइव करेंगे तो हमारे पास यूट्यूब पे भी चल जाएगा, हमें टीवी की जरूरत ही नहीं रही ना। या हमारे पास सोशल मीडिया पे खबर आ जाएगी कि साहब आज जो प्रधानमंत्री जी है आज संबोधन करने वाले हैं, लोगों को एड्रेस करने वाले हैं, बताने वाले हैं, आज कोई किसी विशेष बात पे चर्चा करेंगे। तो सूचना प्रौद्योगिकी मतलब सूचना मिल जाना। अब सूचनाओं और उपयुक्त सॉफ्टवेयर, अच्छे सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर करके सरकार पहले से खाद्य सुरक्षा का पता लगा सकती है। सरकार को पता चल जाएगा अच्छा भाई यहाँ पे इतना इतना जो फूड है वो कम हो चुका है, इतने लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो पहले से सरकार क्या है वहां पे भेज सकती है। तो पूर्व अनुमान सरकार लगा सकती है। इस तरीके से समाज ऐसी विपत्तियों की संभावनाओं को कम या पूरी तरह से समाप्त करने में भी सफल हो सकता है। तो जो ऐसी विपत्तियां हैं, जो ऐसी परेशानियां हैं जहां पे खाद्य असुरक्षा हो जाती है, मतलब खाने पीने के सामान खत्म हो जाते हैं या और कोई समस्या होती है, तो उन समस्याओं का पहले से पता लगा करके हम या तो उन्हें कम कर सकते हैं या पूरी तरीके से समाप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी एक बड़ा रोल निभाएगी। कृषि क्षेत्र में तो इसके विशेष योगदान हो सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी द्वारा
उदीयमान तकनीकों, कीमतों, मौसम तथा विभिन्न फसलों के लिए मृदा की दशाओं की उपयुक्तता की जानकारी का प्रसारण हो सकता है। कृषि क्षेत्र में तो ये मान लो एक क्रांतिकारी कदम लेकर के आ सकती है, पूरा क्रांतिकारी कदम लेकर के आ सकती है। जैसे कि मौसम विभाग द्वारा जारी करी गई सूचनाएं कि भैया बारिश होने वाली है या अब सूखा पड़ेगा और पड़ेगा, तो सरकार उस हिसाब से किसानों की मदद कर सकती है। नई तकनीकों के बारे में, कीमतों के बारे में पूरा ज्ञान दे सकती है। ठीक है, मौसम विभिन्न फसल है, उसके लिए कौन सी मृदा कौन सी सही रहेगी, कौन सी मिट्टी पर उत्पादन करना चाहिए, कैसे उस मिट्टी को और उपयुक्त बनाना चाहिए, सही बनाना चाहिए, ये सब में बड़ा योगदान होगा। अपने आप में सूचना कुछ भी नहीं बदल सकती, किंतु इस समाज में सृजनात्मक संभावना और उनके ज्ञान संचय के यंत्र के रूप में कार्य कर सकती है। देखिए, सूचना कुछ बदल नहीं सकती है, कुछ चेंज नहीं कर सकती है, पर सृजनात्मक मतलब कुछ क्रिएटिविटी जो संभावना है ना, उसको जन्म दे सकती है, कुछ क्रिएटिविटी करवा सकती है। अगर आपको पहले कुछ पता चल जाएगा तो आप कुछ अच्छा कर सकते हो। और ज्ञान संचय के यंत्र के रूप में, ज्ञान को संचय करके रखने वाला जो यंत्र है, इस प्रकार के रूप में हमारी सूचना प्रौद्योगिकी काम करती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने की संभाव्यता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पे क्या है, रोजगार के अवसर यहां से हो सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी से। ये देखिए मैंने दिखाया है, बच्चे लैपटॉप चला रहे हैं। ठीक है, भारत के अनेक भागों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रामीण विकास के लिए हो रहा है, और भारत के अनेक भागों में सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो ग्रामीण विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं सांसदों द्वारा गांव के दत्तक ग्रहण की। दत्तक का मतलब बेटा देखिए इंग्लिश में कहा जाता है एडॉप्टेड। ठीक है, या अब मैं आम भाषा में कहूं तो गोद ले लेना। जैसे बच्चों को गोद लिया जाता है ना, गोद लिया जाता है बच्चों को, मतलब इन द सेंस एक ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कोई दंपति है, कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने किसी के बच्चे को गोद ले लिया कि साहब ये आज से हमारा बच्चा है। ठीक है, ये हमारा बेटा है या हमारी बेटी होगी, गोद ले लेना होता है। और उसको बिल्कुल उसी प्रकार से उसका ध्यान रखना, उसका पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण करना, जिस प्रकार से जैसे वो खुद के बच्चे का करते हो। ठीक है, तो दत्तक जो ग्रहण है, गोद लेना जो है, वो दत्तक ग्रहण हमारा बिल्कुल क्लियर होगा। एडॉप्टेड जो होगा उसको हमें क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। तो जो दत्तक ग्रहण है, जो गोद लेने की जो समस्या है, जो गोद लेने की बात है, वो सांसदों की सरकार ने शुरू करी कि सांसद, हर सांसद क्या करे, एक एक गांव को क्या करे, गोद ले, और गोद लेकर के क्या करे, उसका विकास करे। कैसे विकास करे, जैसे कि एक माता पिता बच्चे को गोद लेकर करके उस बच्चे का विकास करते हैं। ओके, तो ये एडॉप्टेड या दत्तक ग्रहण या गोद लेना। अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों से सांसद आदर्श ग्राम योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की। अब अक्टूबर 2014 में, अक्टूबर का महीना वैसे भी बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उस समय 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी जी की जयंती आती है, और 2 अक्टूबर 2014 को ही सरकार ने स्वच्छ भारत जो योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, वो भी लागू करा था। भारत सरकार ने अक्टूबर 2014 में एक योजना चलाई कि जो सभी सांसद है, सांसद कौन होते हैं आपको पता है ना, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। भैया हमारी संसद है, संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो लोकसभा के जो लोग हैं, इस पे 545 होते हैं। इनमें से 545 में से 543 लोग चुन करके आते हैं। मतलब हमने हमारे देश को यूं छोटे छोटे 543 भागों में बांट दिया, और हर जगह से एक एक व्यक्ति चुन करके आएगा। तो ये व्यक्ति जो यहाँ से चुन करके जा रहा है, ये उसका निर्वाचन क्षेत्र होगा कि भाई आप यहाँ से चुन करके गए। तो ये योजना यही कहती है कि भैया जो सभी सांसद है, जो हर अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके गए हैं, वो उसी निर्वाचन क्षेत्र में एक एक ऐसा गांव जो बहुत पिछड़ा हुआ हो, उसको गोद ले और उसका विकास करे। इस योजना के तहत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने की जरूरत है। मतलब आप एक गांव की पहचान करो कि भाई बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ हो, और फिर उसको गोद लेकर के बिल्कुल बच्चे की तरह उसको मान करके उस गांव का विकास करना। खूब पैसा आपको वहां पे अपनी तरफ से भी खर्च करना है, सरकार से भी आपको जो मदद मिले वो सरकार तक, वहां गांव तक लागू करवानी है। ये आपको तस्वीर एक गाँव की दिखाई है। शुरू करने के लिए सांसद वर्ष 2016 तक एक मॉडल गांव के रूप में एक गांव को विकसित कर सकते हैं, और 2019 तक 2 और गांव विकसित करने हैं। भारत में 2500 से अधिक गांवों को सम्मिलित करने की योजना है। तो अब सांसद वर्ष 2016 तक एक मॉडल गांव बनाना है, आदर्श गांव बनाना है, और 2019 तक 2 गांवों को और विकसित करना है। इस प्रकार से 2500 गांवों को सम्मिलित करा गया है भारत में। योजना के मुताबिक गांव के मैदानी इलाकों में 3000 से 5000 और पहाड़ी इलाकों में 1000 से 3000 की आबादी हो सकती है। सांसदों का खुद का या अपने पति पत्नी का गांव नहीं होना चाहिए। देखिए, अब इसमें कहा गया है कि कोई मैदानी इलाका है, ठीक है, मैदानी इलाका है, वहां पे जनसंख्या 3000 से 5000 हो, ऐसे गांवों को लेना है। और पहाड़ी इलाका हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन वाले इलाकों में 1000 से 3000 की आबादी वाले गाँव को आपको चुनना है। और ध्यान रखना है कि जो सांसद है वो उसके खुद का गांव नहीं होना चाहिए,
पति पत्नी से जुड़ा हुआ कोई गांव नहीं होना चाहिए, मतलब उसके रिश्तेदारी का कोई गांव नहीं होना चाहिए जो उस गांव का ही विकास करे, ऐसा नहीं। किसी ऐसे गांव को लो जहां पर आपकी कोई रिश्तेदारी ना हो, कोई जान पहचान ना हो, बिल्कुल जनता के सेवक बनकर के आप उस गांव का विकास करिए। बहुत अच्छी स्कीम ये भी सरकार की है। सांसदों द्वारा एक गांव के विकास योजना की उम्मीद कर रहे हैं कि वो ग्रामीणों को गतिविधियों को लेने के लिए प्रेरित करने और स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अब इसमें सांसदों का एक गांव का विकास करने में मतलब क्या है कि जो ग्रामीण है उनको अलग अलग गतिविधियों में भाग लेने में प्रेरित करें। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा अच्छी करें, पोषण की जो सुविधा है, शिक्षा के जो क्षेत्र है, इनमें बुनियादी ढांचा है वो सांसद उन गाँवों में लोगों तक पहुंचा दे। ये सांसदों की जो दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया है, सीधा सा मुद्दा बस इतना सा है, जैसे एक माता पिता बच्चे को गोद लेकर के उसका विकास करता है, उसी प्रकार से हर जो सांसद है उसको एक गांव को गोद लेना है और उसका पूर्ण रूप से अच्छे से विकास करना, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण स्तर, हर स्तर को बढ़ाना है। तो ये हमारी एक सांसद ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना थी। चलिए आज के लिए अपना इतना ही। आपको इसमें कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।